तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर जो आपका होता है, और वो चालू होता है हमारा वेक्टर से आपका। तो देखो, वेक्टर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो भी क्वांटिटीज होती हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, यानी अर्थ पे, या इनवर्स कह सकते हो, वर्ल्ड का इन द सेंस इनवर्स ही होता है फिजिक्स में। तो ये जान लो कि हमारे यहाँ दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। पहली क्वांटिटीज होती हैं वो कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि वो बस अपने न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन हो जाती हैं या डिस्क्राइब हो जाती हैं। इसके एग्जांपल आपके हो गए, आपके जो मास होते हैं वो आप 5 kg हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ये 5 से ही ये डिस्क्राइब हो जा रहा है कि आपका मास 5 kg है। आपको इसके साथ डायरेक्शन नहीं देना पड़ रहा है। ये नहीं कोई ये अवसर सा क्वेश्चन हो जाएगा, यानी इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा कि अगर कोई पूछे कि 5 kg आपका किस डायरेक्शन में वेट मास, सॉरी, तो हमारे जो मास है उसे विदाउट एनी डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। और भी होता है हमारा स्पीड। स्पीड को भी हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 32 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहा है, ये नहीं पूछते कि वो किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये हमने नहीं पूछा। और भी हो गया हमारा जो वॉल्यूम है, इसे भी आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफरेंस डिस्क्राइब करते हो। जैसे कि 3 मीटर की कोई भी वेसल है हमारे पास, बाल्टी हो गया वगैरह वगैरह, कोई भी, तो वहाँ पे आपको ये नहीं आप पूछते हो कि 3 मीटर क्यूब की डायरेक्शन क्या है। तो आप मेरा चीज समझ गए होगे यहाँ पे कि मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया पहली तरह की क्वांटिटी। और दूसरी तरह की क्वांटिटीज हमारी जो होती है उसमें हमें डायरेक्शन देना जरूरी हो जाता है। उसका एग्जांपल आपका हो गया, या डिफिनेशन पहले मैं लिखवा देता हूँ। कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली, यहाँ पे आप ध्यान देखना, ओनली का मतलब ये हो गया कि आप डायरेक्शन भी दोगे और मैग्नीट्यूड भी दोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से हो जाएगा या सिर्फ डायरेक्शन से हो जाएगा। मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है तो आप यहाँ पे ये समझ लेना। इसका मतलब ये, इसलिए मैं यहाँ पे ये जोड़ दे रहा हूँ, ओनली बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ये दोनों से एक भी नहीं है तो वो डिफाइन नहीं हो पाएगा आपका ये दूसरी टाइप की जो क्वांटिटी है। इसकी एग्जांपल हो गया वेलोसिटी हो गया आपका। वेलोसिटी में क्या होता है कि मान लो कि कोई आपसे पूछे कि आप किस स्पीड से जा रहे हो, तो आप 32 मीटर पर सेकंड बोल दिया, ठीक है। अगर वो पूछ दे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपसे अल्टीमेटली ये पूछ रहा है कि आपकी वेलोसिटी क्या है। तो मान लो कि आप नॉर्थ में जा रहे हो या ईस्ट में जा रहे हो या नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, कोई भी रेफरेंस मान के तुम एक डायरेक्शन बता दिया, तो तुम क्या बता दिए, 32 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये आपका दोनों के मदद से डिस्क्राइब हो पाएगा। अगर कोई एक भी अगर गायब है, इनफैक्ट अगर आपकी मैग्नीट्यूड गायब है या आपकी डायरेक्शन गायब है, तो ये डिस्क्राइब नहीं हो पाता है। ये दूसरी तरह की क्वांटिटी हो गई। इसके पहले यहाँ वेलोसिटी है, दूसरी आपकी डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिखना भूल गया था। यहाँ पर डिस्टेंस आपका जो हो गया वो मान लो कि 3 मीटर, तो आपसे कोई ये नहीं पूछता है। मैं पहली तरह की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। मैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पहले इससे बता देता हूँ, ये जरूरी है डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए। तो 3 मीटर अगर आप कहीं ट्रेवल किए तो आपसे कोई ये नहीं पूछता कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेवल किए, इजंट इट। आप बाई रोड मान लो कि प्लेस ए से प्लेस बी तक गए, तो रोड का जो स्ट्रक्चर है या जो पाथ है वो ऐसे होके जाता है। तो समझे, ये पूरा जो तुम डिस्टेंस ट्रेवल किए ना, ये तुम्हारी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इसको डिफाइन कर रहा है। ये आपका
यहाँ पे आपका डायरेक्शन का कोई यूज है नहीं, बट इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। किसी भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, जब स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ से वहां तक बना दी, तो मान लो कि ए से बी तक गए, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये आपका किस डायरेक्शन में है, अगर मैं नॉर्मल कन्वेंशन देखो तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएगा। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करने के लिए दोनों चीज चाहिए। मान लो कि अगर मैं ऐसा सीधे बाई हेलीकॉप्टर चल जाता हूँ, तो ये आपका पड़ रहा है 1 मीटर। वैसे इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1 मीटर से ज़्यादा बढ़ता है हेलीकॉप्टर ही हो जाता है, बट आर्बिट्रली वैल्यू मैंने ले लिया तो ठीक है, ले लिया 1 मीटर है। तो 1 मीटर टुवर्ड्स किधर, नॉर्थ ईस्ट, एंड इट। तो यहाँ पे आपका दो ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसको, और भी बहुत सारे हैं बट मैंने सिर्फ दो का एग्जाम्पल देकर आपको समझाया है, कि जिससे तुम्हें डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे आप इसे अच्छे से नोट कर ले और समझ लें पॉज करके, और नोट्स खुद से इसका बना लें। नोट्स ऐसे बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट आप बना लो। नोट्स बनाना है स्किल इन इटसेल्फ, खुद में एक स्किल है वो, तो बनाने से अच्छा ही रहेगा। तो ये हो गया आपका। पहले मैंने क्वांटिटीज को दो तरह से क्लासिफाई किया, फिर बताया कि कौन सी क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए, कौन सी क्वांटिटी में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अब आ जाओ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन से समझने को। तो यह है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपका। तो यहाँ पे आप ये चीज देखो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैग्नीट्यूड चाहिए, एक क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो हमने क्या किया कि मान लो कि एक यूनिट का हमने इतना डिफाइन कर दिया, कोई भी यूनिट है ये आपने डिफाइन कर दिया एक यूनिट। तो अगर एक यूनिट डिफाइन कर दिया, तो इसको हमने 1 मीटर पर सेकेंड का वैल्यू दे दिया। तो अब ये हो गया स्पीड, हो गया। अब स्पीड को तुम वेलोसिटी में बदल दोगे कैसे, यहाँ पे एरो लगा दो, जहाँ पे क्या दिख रहा है, एक हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये आपका वेलोसिटी है। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो कि अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो ना 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से साइकिलिंग करके नॉर्थ, तो क्या लिखोगे आपका, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करोगे। और इसका मैग्नीट्यूड आप मान लो कि इतना छोटे वाले सेक्शन को हमने 1 मीटर पर सेकेंड का रख दिया, तो ये पूरा कितना का हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो या कुछ और ऊपर नहीं जाएगा। तो वैसा एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपके रिप्रेजेंटेशन में। लाइक अगर आपने एक यूनिट इतना डिफाइन किया है, तो ऐसा ऐसा आपको 30 यूनिट लेना पड़ेगा आपको 30 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ रहे हो बात को। और सेम चीज अप्लाई होगा आपके डिस्प्लेसमेंट में, सेम कॉन्सेप्ट आपका डिस्प्लेसमेंट में अप्लाई हो जाएगा। इसी वे में अगर आप एक यूनिट कितना भी ले लो, आप अपने स्टूडेंट के हिसाब से एक यूनिट कितना ही बड़ा ले सकते हो, तो उसके फिर उससे अगर बड़ा क्वांटिटी चाहिए तो वैसा वैसा उतना नंबर ऑफ यूनिट आपको लेना पड़ेगा। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा होगा। तो आपका यही है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब हम सीखना है, अब पूछोगे कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, तो स्केलर का पहले याद करो। हम रिकैप में जाते हैं। स्केलर का एडिशन कैसे होता था, मान लो कि आपका मास दे दिया m1 इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल टू 2 kg। इसको आप कैसे ऐड करते थे, नॉर्मली अलजेब्रिक मेथड से आप कर देते होगे, m1 प्लस m2 इक्वल टू 3 kg आपका। तो ये आपकी नॉर्मली जो ऐड हो जाती है। बट द कैच हियर इज कि आप वेक्टर्स को ऐसे ऐड नहीं कर सकते।
वेक्टर्स के लिए हमारा लॉग बनाया हुआ है। लॉग क्यों बनाया, किसने बनाया, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट जो लॉ है वो आपको दो लॉ है, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूँ कैसे करो। ग्राफिकली भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो। मान लो कि आपने 1 मीटर इधर डिस्प्लेस किया इसकी तरफ, फिर 1 मीटर इधर ट्रेवल किया, ठीक है। तो एक वेक्टर ये हो गया, ए बी वेक्टर भी 1 मीटर है बट ये नॉर्थ की तरफ है। तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। और हाँ, एक चीज और, मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर बता रहा हूँ इसी के साथ एग्जांपल लेके। लाइक एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपका एक ही का निकाल सकते हो। जो एरो है ना वो ऊपर होना चाहिए, इसको हम हेड बोलते हैं, इसको हम टेल बोलते हैं। तो दो वेक्टर अगर ये नॉर्थ की तरफ है और एक वेक्टर ईस्ट की तरफ है 1 मीटर, तो दोनों के टेल ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना होगा, टेल ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये हेड है, ये टेल है, दोनों के टेल को ज्वाइन करो। तो यहाँ पे को क्या एंगल मिल रहा है, इस केस में आपको 90 डिग्री मिल रहा है। मान लो कि ऐसा कुछ है, आपको बुक में दे दिया ऐसे बना के, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एंगल जो बन रहा है ना वो 120 डिग्री बन रहा है, बट ये एंगल नहीं दोनों के वेक्टर के बीच में। मैंने क्या बोला था, दोनों का टेल ज्वाइन होना चाहिए। टेल मतलब ये वाला और ये वाला ज्वाइन होना चाहिए दोनों का। तो इसको क्या करोगे, इस वेक्टर को तुम यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, वेक्टर तो सेम है क्योंकि डायरेक्शन हमने चेंज नहीं किया, मैग्नीट्यूड हमने चेंज नहीं किया, तो वेक्टर तो वही का वही रह गया, सिर्फ हम उसे शिफ्ट कर दिए हम उसको। इसको भूल जाओ, फिर हम इसको आगे बढ़ा दिया, इधर जो था उसको ऐसे ही सेम मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन में ऐसे ले लिया। तो अब यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 60 डिग्री आएगा। ये तो समझ ही रहे हो, तो लीनियर एंगल जो 180 डिग्री होता है तो 120 इधर आएगा तो 60 इधर आएगा, क्योंकि 180 सम होना चाहिए। तो यहाँ पे इस एंगल को बोलोगे तुम एंगल बिटवीन, ये अगर इसको भी मान लेते हो बी वेक्टर, अगर इसको मान लेते हो तो ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हाँ, बुक में अगर कभी भी ऐसा दिया रहे तो ये एंगल नहीं होगा, आप इसका दोनों का टेल ज्वाइन कर लेना वेक्टर को शिफ्ट करके, तब जो एंगल बनेगा ना वो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसी बहाने मैंने एंगल बिटवीन वेक्टर आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो इसी से हम आगे एडिशन भी देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा था, नॉर्थ में मैंने 1 मीटर डिस्प्लेस किया, ईस्ट में पहले 1 मीटर डिस्प्लेस किया था। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ये कि मैंने इसको आगे शिफ्ट कर दिया। वैसे यहाँ पे 90 डिग्री है, दोनों एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे, ये वाला और जो बिटवीन टेल्स है, बट एज सिस्टमेटिक रूल हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए ये 90 डिग्री ऐसे ही करके लूंगा। तो यहाँ पे बी जो वेक्टर है 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है नॉर्थ की तरफ, ये जो ए वेक्टर है आपका 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है इसकी तरफ। अब क्या करोगे, अब क्या लग रहा है इसमें किधर जाएगा, जो रिजल्टेंट है यहाँ से देख के बताओ। पहले यहाँ से देखो, सिंपली तुम ट्रायंगल में इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, तो इनिशियल पॉइंट कहाँ था, यहाँ मेरा पॉइंट कहाँ था, यहाँ मैंने क्या होता डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इजंट इट। तो डिस्टेंस जो आपका शॉर्टेस्ट आ रहा है वो ऐसे ही आ रहा है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया, कितना हो गया, √2 मीटर हो गया आपका। तो ये आपका √2 मीटर हो गया। तो आप ये समझ गए होगे। और नेक्स्ट देखो, आप आगे दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा
ट्रायंगल ला, देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल ला हो गया। बट आप बोलोगे भैया ऐसे अगर रहा तो कैसे करूंगा, ऐसे कैसे करूंगा, जेन्युइन क्वेश्चन है। 120 डिग्री आपका, ये तो आपने सिंपल पाइथागोरस लगा के निकाल दिया, यहाँ पे मैं कैसे निकालूंगा, सही बात है, कैसे निकालोगे भाई। तो इसका ही इलाज है ट्रायंगल ला, और मैं इसका ऐसे निकालूंगा, आपको बताता हूँ। इसको क्या करो कि ये आपका 1 मीटर है, ये आपका 1 मीटर है इस डायरेक्शन में, ये 120 डिग्री है, और एंगल बिटवीन वेक्टर पिछला पॉइंट से याद रखना कितना है, 60 डिग्री। तो मैं यहाँ से ऐसे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। और हमारा क्या है, फाइनल वेक्टर जो रिजल्टेंट है आर, वो ये है। तो आर आपका ये है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, एक चीज कर सकते हो इसके साथ कि इसका इधर कंपोनेंट निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े ही होगे, ये ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना आपका, इसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर, ये है 60 डिग्री आपका यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे देखो, cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस है, बेस क्या है, मैंने माना x, तो cos 60 डिग्री इक्वल टू x बाई 1, 60 डिग्री का वैल्यू रूट 1 बाई 2 x, तो x कितना हो गया, 1 बाई 2, ये कितना, a कैसे निकालोगे, इन द सेम वे निकालूंगा मैं, यहाँ पे साइन 60 डिग्री इक्वल टू y बाई 1, तो y साइन 60 का वैल्यू तो रूट 3 बाई 2 इक्वल टू y बाई 1 का रूट 3 बाई 2। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, जादू, एक्चुअली जादू तो नहीं हुआ, हमने कुछ किया था यहाँ पे, जादू तो फिजिक्स में होता नहीं। ये हमारा है 1 बाई 2। अब यहाँ पे तुम देखोगे, अगर मैं इसे एक ट्रायंगल बना दूं, लाइक ए बी सी और ये डी, तो हमारा ट्रायंगल ए डी सी जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका साइड सी डी का लेंथ कितना हो गया, मैग्नीट्यूड की यहाँ से बात हो रही है, क्योंकि हमने डायरेक्शन बाद में निकालना है, पहले हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो फिर एंगल निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे रिजल्टेंट वेक्टर का, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आया, सी डी का लेंथ कितना हो गया, 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, और ए डी कितना है, रूट 3 बाई 2। तो आर कितना होगा, नहीं निकाल लोगे पाइथागोरस से, इजीली निकल जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या करो, 9 बाई 4 3 बाई 4 इक्वल टू कितना हुआ, 9 3 12 बाई 4, 4 से 3 टाइम्स में कट गया ये, इसको मैं इधर ले आता हूँ, रूट 3 आ गया। देखा हमने कितनी आसानी से मैग्नीट्यूड ऑफ आर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोड लगा के। किसी भी चीज का, आपने मैथ में पढ़ा होगा, किसी भी चीज क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो होता है जिससे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पता ही होगा आपको। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना आया आपका, रूट 3 आ गया, ठीक है ना। अब आपका ये एक और क्वेश्चन होगा मेरे से, ये क्वेश्चन होगा कि एंगल कैसे निकालोगे फिर, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है ये। मान लो एंगल अल्फा है, अल्फा किसके साथ है, एक्स एक्सिस को मान लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप क्या मानते हो, इसे एक्स मानते हो, मैथमेटिकल टर्म में इसे वाई मानते हो, तो फिजिक्स में भी हमने एक्स और वाई मान ही सकते हैं। तो अगर एक्स मान लिया, तो एक्स से जो अगर अल्फा निकल जाए तो मुझे इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी, मैं फिर बता सकूंगा कि हाँ एक्स एक्सिस से हमारा इतने एंटी क्लॉकवाइज इतने एंगल जानने के बाद जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में मैंने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बोलोगे ना फिर, तो ठीक है।
हमें अल्फा निकालना है। अब अल्फा कैसे निकले? अल्फा ऐसे निकले कि आपको ये मैग्नीट्यूड पता है, ये मैग्नीट्यूड पता है, तो tan अल्फा निकल जाएगा। tan अल्फा क्या होगा वहां पे? tan अल्फा इक्वल टू y कितना है √3/2, परपेंडिकुलर y बेस होता है tan थीटा का या अल्फा का जो डिफिनेशन है। तो और नीचे वाला कितना है 3/2, तो 2 और 2 तो कट गया, तो √3/3 आ गया, तो 1/√3 आ गया। तो अल्फा कितना आ गया यहाँ पे? tan अल्फा इक्वल टू 1/√3। tan का कितना एंगल का वैल्यू 1/√3 होता है? 30 डिग्री का। तो अल्फा कितना है? 30 डिग्री में। तो सिंपली आपने निकाल लिया मैथमेटिक्स यूज करके ही। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी क्या बोला जाए कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। आप सिंपली यहाँ पे देख लो, अगर कुछ नहीं बुझा है तो कुछ नहीं आया एग्जाम में तो ये काम कर देना। ऐसे इसका एक नॉर्मल सा मेथड आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ इन शॉर्ट, आप उसे यूज कर सकते हो। वो होता है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 mod a इंटू mod b इंटू cos थीटा, where theta angles between vectors a एंड b। और मोड ए और मोड बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो आप इसे याद कर लेना, ये इजीली याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप इसे ऐसा सोचो ना कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, बस उसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है? कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या है? दोनों के टेल के बीच का एंगल। टेल, मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ, दोनों के टेल का बीच का एंगल को हमने थीटा बताया है। यहाँ पे थीटा 60 डिग्री आती है, ये माइंड में रखना। और फिर आपका डायरेक्शन के लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ, उसके लिए भी हो जाएगा, आप यहीं से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। उसका कैसे मैंने निकाल दिया, वेट मिनट। तो हाँ, मैंने क्या किया यहाँ पे, इसका फॉर्मूला ऐसे निकल जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू y क्या था? y हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ b का क्या किया था हमने? साइन थीटा निकाला। थीटा क्या था? 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या था? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। तो b साइन थीटा बाय हमने क्या किया? मोड ऑफ a, जो a वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड, उसमें क्या प्लस किया? मोड ऑफ b का cos थीटा। थीटा क्या? 60 डिग्री। मैंने पहले बताया था, वहां पे आप चाहो तो रिवर्स करके वहां पे देख लेना, सेम चीज है ये। तो आपका ये फार्मूला बन गया। दो वेक्टर्स ए और बी के बीच का जो एंगल आएगा, रिजल्टेंट का जो एंगल आएगा, किसके साथ आएगा? यहाँ पे एक से तरह कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। तो जो पहला वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा उसको मैंने tan अल्फा से डिनोट किया है, ठीक है। तो ये एंगल याद रखना है, पहले वेक्टर के साथ है, दूसरे वेक्टर के साथ नहीं है। ये एंगल, ये वाला एंगल नहीं है, जो हमारा ये जो बी वेक्टर है उसके साथ अल्फा नहीं बना रहा, अल्फा किसके साथ बना रहा है? ए वेक्टर के साथ बना रहा है। तो ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला के बजाय डायरेक्ट आपको निकाल के बताया था। फॉर्मूला तो सेकेंडरी चीज होता है, आप इसे याद कर लेना, पर पहले ये समझ लेना कैसे किया है, तो फिर फॉर्मूला अपने आप ही आपको आ जाएगा डिराइव करना। तो ये था आपका ये हमारा क्या था? एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है और स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, ये सब आपको मैंने बता दिया हूँ। और अगले वीडियो में मैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बताऊंगा, कैसे हम उसे दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, और कैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे कितने तरह के होते हैं, वगैरह वगैरह। ये आज के लिए आप इतना ही, छोटे छोटे क्लिप्स में बनाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ लो। इस पे आप पहले अच्छे से आप एस.सी. वर्मा की बुक लेना, उसे समझ लेना, फिर एनसीईआरटी लेना। एनसीईआरटी में आई गेस होना चाहिए या नहीं भी हो सकता है, बट एस.सी. वर्मा में अच्छे से दिया हुआ है। एस.सी. वर्मा हो गया आपका, फिर हैरिडे एंड रेजनिक एंड क्रेन का जो बुक आता है, क्रेन वाला देखना। हैरिडे रेजनिक का बुक जो आता है थर्ड ऑथर के साथ
एक वाका के साथ आता है, एक पेन के साथ आता है। तो पेन वाले जो बुक है ना वो इन डिटेल बताया हुआ है, वो ज़्यादा बेहतर है आपके जेई के प्रिपरेशन के लिए। इनफैक्ट आप जेई के लिए भी नहीं भी कर रहे हो, बोर्ड के लिए कर रहे हो, बट अच्छे से पढ़ना है। अगर किसी को फिजिक्स का इंजॉय करते हुए पढ़ना है तो आप उसे ले लेना, या पीडीएफ आपको अवेलेबल हो सकती है। बट पीडीएफ आई वुड रिफ्रेन, मैं उससे नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा होता है कि उसे पायरेट करके आपको नेट पर डाला जाता है। बट कुछ उसका हमारे कंट्री में ला इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है कि आप उसे डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ लीगल प्रॉब्लम होगी। बट फिर भी इट्स नॉट अ गुड इथिक टू डू दैट। तो हो सके तो आप नई बुक खरीद लेना या सेकेंड हैंड खरीद लेना, क्योंकि उस वैसे क्लासिक बुक में कोई चेंजेस होती नहीं है। तो आप अगर 5 साल पहले के एडिशन में खरीदोगे ना तो सेम कंटेंट रहेगा ऑलमोस्ट, बहुत चेंजिंग नहीं आता है उसमें, वो सब बुक में। वो सब क्लासिक कहलाती है हमारी। तो ये आपके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना, बिकॉज मैं कंटेंट पूरी अच्छे से दे रहा हूँ। आप एट पार आई वुड से जेई की लेवल का कंटेंट मैं फिजिक्स में दे रहा हूँ, केमिस्ट्री में ही मैं दूंगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है ना। एंड